हाँ जी, तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल भाई। क्या हाल चाल है मेरे सारे के सारे रामलाल देवी जी शक्तिमान और भक्तिमान के भाई। आशा करता हूँ कि मेरे सारे के सारे बालक एकदम कुशल मंगल होंगे। तो भाई आज हमारा आखिरी लेक्चर है इस हमारे बैच का। एक क्रैश कोर्स जो बैच था सीयूईटी अल्टीमेट क्रैश कोर्स वाला, इसका आज हमारा आखिरी लेक्चर रहने वाला है। हमने अब तक 8 यूनिट्स सीयूईटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 8 यूनिट्स, अगर एनसीईआरटी क्लास 12 की देखी जाए फिजिक्स की तो उसके अकॉर्डिंग हमने 13 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। हमारा एक आखिरी चैप्टर, आखिरी यूनिट बचा है जिसका नाम एनसीईआरटी में सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स है और हमारे पास सीयूईटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। लेकिन हमें सिर्फ इसके अंदर एक ही डिवाइस के बारे में मेजरली पढ़ना है, जो कि हमारे पास क्या है, पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के भाई इस चैप्टर को भी शुरू करते हैं। अरे सर, बस इस चैप्टर को शुरू करके खत्म कर दोगे क्या? रुक जा बेटा, रुक जा, शुरू तो करने दे फिर बात करेंगे। ठीक है भाई, चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो भाई इस चैप्टर में अपन क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। वाह, बहुत बढ़िया। तो भाई हमेशा की तरह सवाल नहीं तो बवाल नहीं, तो इसीलिए मैं आशा करता हूं कि मेरे सारे के सारे बालक, आज तो भाई देखो हम अलविदा ले लेंगे तुम लोगों से, लेकिन बवाल तुमको मचाना है हमेशा। ठीक है, सवाल तुम्हें करते रहने हैं। ठीक है, जब तक तुम्हारा सीयूईटी का फिजिक्स का पेपर नहीं हो जाता तब तक तुम्हें सवाल लगाते रहने। ऑफ कोर्स तुम्हें और भी सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करनी है, बट आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट, अगर तुम फिजिक्स का सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हो तो तुमको दिन के, रोज के 1.5 से 2 घंटे तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को देने ही देने हैं। ठीक है, जब ये क्रैश कोर्स के सारे सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे तो भी फिजिक्स को टाइम जरूर देना है यार। फिजिक्स के न्यूमेरिकल जितने ज्यादा करोगे, न्यूमेरिकल्स कंसेप्ट तुम्हारे जितने ज्यादा क्लियर होंगे, उतना अच्छा तुम स्कोर कर पाओगे। ठीक है भाई, और टाइम लगा के करना, टाइमर लगा के करना। टाइम का बहुत क्रंच रहने वाला है पेपर में, पहले ही बता रहा हूं। ठीक है भाई, चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। सर एनर्जी बैंड क्या होता है? हमने अब तक तो एनर्जी के बारे में पढ़ा था, जूल्स में भी होती है, हमने मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में भी होती है, लेकिन सर ये एनर्जी बैंड क्या है? ठीक है, अब देखो हमारे पास जब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या कोई सा भी मटेरियल की हम बात करते हैं ना, कोई से भी मटेरियल की, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे इंसुलेटर हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो। अब देखो कंडक्टर और इंसुलेटर का तुमको पता है, कंडक्टर में क्या होता है, करंट बिना किसी मतलब वो क्या कहते हैं, दूरी के, बिना किसी डिफेंस के एकदम मूव करता है। करंट को रोकने वाला पैदा ही नहीं हुआ आज तक कंडक्टर के अंदर। करंट क्या कहता है, कभी कभी तो अपन को लगता है अपुनिश भगवान है। कंडक्टर के अंदर करंट क्या है, भगवान है। करंट को कोई रोक नहीं सकता। और इंसुलेटर के अंदर क्या है, इंसुलेटर के अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। रेजिस्टेंस इंसुलेटर के अंदर क्या कहती है, कभी कभी तो अपन को लगता है अपुनिच भगवान है ना भाई। तो इंसुलेटर के अंदर रेजिस्टेंस भगवान है, कंडक्टर के अंदर करंट भगवान है। अब एक ऐसा डिवाइस होता है सेमीकंडक्टर, जिसके अंदर करंट भी भाई सीमित है और हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो भी सीमित है। दोनों ही अंधों की तरह एकदम चल नहीं रहे हैं, एकदम बढ़ते नहीं जा रहे हैं, दोनों ही कुछ लिमिट में कर रहे हैं काम। ठीक है, करंट भी और हमारे पास रेजिस्टेंस भी, करंट की वैल्यू भी हमारे पास सीमित है और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हमारे पास सीमित है, लिमिट में है। ठीक है, तो ऐसे डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं एनर्जी बैंड के बेसिस पर बात करूं, एनर्जी बैंड क्या होता है सर, आपने ये तो बताया ही नहीं। अभी बताता हूं, पढ़ते पढ़ते बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर्स की। ठीक है, एनर्जी बैंड होता क्या है? एनर्जी बैंड भाई देख, अपने पास एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है वैलेंस बैंड। ठीक है, कंडक्शन बैंड के अंदर हमारे पास वो वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो वाले चार्ज कैरियर्स होते हैं। हम अब तक करंट कैसे फ्लो होता था, हम क्या बोलते थे, चार्जेस की वजह से फ्लो होता था, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था, है ना। लेकिन यहां पर हम इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ नहीं कंसिडर करेंगे, यहां पर हम बोलेंगे चार्ज कैरियर्स। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के अलावा यहां पर एक और भी चार्ज कैरियर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि होने वाला है होल। क्या होने वाला है? होल। होल सर, होल नंबर वाला होल नहीं बेटा, HOLE। सर ये तो छेद है। हाँ ये तो छेद है। तो छेद माने क्या है, ये बात अभी अपन पढ़ेंगे जब होल्स की बात करेंगे। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम कंडक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके एनर्जी गैप के बारे में पढ़ते हैं। तो भाई हमारे पास देखो दो टाइप के बैंड होते हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड में हमारे पास क्या होता है, चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। ठीक है, और वैलेंस बैंड में हमारे पास क्या होता है, चार्ज कैरियर थोड़ी कम मात्रा में होते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि चार्ज, ये केस उल्टा हो, वाइस वर्सा वाला हो, डिपेंड करेगा हम कौन सा कंडक्टर पढ़ रहे हैं, कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, आओ एक एक करके पढ़ते हैं। तो एनर्जी, तो इन दोनों बैंड्स के बीच में, एक तो हो गया कंडक्शन बैंड और एक हो गया वैलेंस बैंड, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, ये दोनों की जो एनर्जी होती है, एनर्जी के बीच में कोई डिफरेंस होता है कि भाई कंडक्शन बैंड हमारा अलग एनर्जी पर है और हमारे पास जो वैलेंस बैंड है वो अलग एनर्जी लेवल पर है। तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एनर्जी बैंड बोल सकते हैं या फिर एनर्जी गैप भी बोल सकते हैं।
ठीक है भाई, द गैप बिटवीन द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड का जो टॉप है एंड बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, और कंडक्शन बैंड का जो बॉटम है, इज कॉल्ड द एनर्जी बैंड गैप, या फिर एनर्जी गैप ईजी। ई के नीचे अपन क्या लगा देंगे, जी लगा देंगे। अब देखो वैसे तो यहां पर जो डायग्राम दे रखा है, ये दे रखा है कंडक्टर के लिए, ये किसके लिए दे रखा है, ये हमको दे रखा है भाई कंडक्टर के लिए। लेकिन अगर मैं जनरल केस सिनेरियो तुमको बताऊं, जनरल अपने पास क्या बनता है, जनरली अपने पास होता है ये रहा कंडक्शन बैंड ऊपर की साइड पे, और ये रहा वैलेंस बैंड नीचे की साइड पे। ठीक है, ये है अपने पास कंडक्शन बैंड, ये है अपने पास वैलेंस बैंड। ठीक है, अब वैलेंस बैंड का क्या है भाई, यहां पर क्या बोला हुआ है, टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड, यानी कि जो वैलेंस बैंड का ये टॉप वाला पार्ट है ये, और कंडक्शन बैंड का बॉटम मोस्ट पार्ट जो है। अब इनके बीच में जो ये गैप है, ये इन दोनों के बीच में जो गैप है, इसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप बैंड। ठीक है, या फिर एनर्जी बैंड गैप ऐसा बोलते हैं। ठीक है, अब सर ये ईसी और ईवी क्या लिखा है आपने, ईसी एनर्जी है इस पॉइंट पर, बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्शन बैंड, और ईवी एनर्जी है हमारे पास टॉप मोस्ट पॉइंट पे ऑफ द वैलेंस बैंड। ये क्या है हमारे पास, कंडक्शन बैंड है, ये है हमारे पास वैलेंस बैंड। ठीक है भाई, अब कंडक्टर्स में क्या होता है, क्योंकि मैंने बताया कंडक्टर्स में करंट को रोकने वाला कोई नहीं है, करंट क्या है, भगवान है वहां का, है ना भाई। अब उसको रोकने वाला वहां पर कोई नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, करंट एकदम तेजी से दौड़ेगा। ये जो एनर्जी गैप है ना, एनर्जी गैप उसके लिए होगा ही नहीं। होगा ही नहीं का क्या मतलब है कि भाई हमारे पास जो कंडक्शन बैंड था और हमारे पास जो वैलेंस बैंड था, दोनों आपस में आकर के बाढ़ दिए एक दूसरे में, दोनों आपस में एक दूसरे में आके बाढ़ दिए। देख ले भाई, ये वाला पूरा इसके अंदर ओवरलैप कर रहा है, ये वाला पूरा इसके अंदर ओवरलैप कर रहा है। ईवी ऊपर पहुंच गया, ईसी नीचे पहुंच गया। ये एनर्जीज हमारी इस तरीके से ओवरलैप कर रही है कि एनर्जी गैप जो था वो हमारे पास लगभग जीरो ही हो गया है। ठीक है, ओवरलैपिंग कंडक्शन बैंड बन जाता है। यहां पर हमारे पास जो एनर्जी गैप होता है वो जीरो होता है या फिर लीस्ट होता है, जीरो ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। जब भी पूछा जाए कंडक्टर्स के अंदर एनर्जी गैप कितना होगा, जीरो। कंडक्टर पढ़ते ही एनर्जी गैप जीरो। ठीक है भाई, क्वेश्चन आए तो कर देना। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंसुलेटर की, अब इंसुलेटर के अंदर क्या होता है, यहां पर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। मेजरली अगर अपन रेंज की बात करें तो यहां पर एनर्जी गैप हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर होता है। एनर्जी की बात हो रही है ना, तो जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही बात होगी। अब जूल की कहानी तो भाई देखो बहुत पहले की खत्म हो गई। अब अपन बात किस में कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात कर रहे हैं। तो अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा की जब एनर्जी होती है तो वो मटेरियल अपने पास क्या है, वो मटेरियल अपने पास कौन सा है, इंसुलेटर है। ठीक है भाई, इतना ज्यादा होता है कि नोट दैट द एनर्जी गैप इज सो लार्ज दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्साइटेड। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना वो एक्साइट हो ही नहीं पाएंगे वैलेंस बैंड से, वो वैलेंस बैंड से निकल करके कंडक्शन बैंड तक जा ही नहीं पाएंगे। थर्मल एक्साइटेशन, थर्मल एक्साइटेशन मतलब हम जब आग लगाते हैं तो क्या होता है, भगदड़ मच जाती है मॉलिक्यूल्स में, इलेक्ट्रॉन भगदड़ मच जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इधर उधर करने लगेंगे, क्या कहेंगे, भागो। लेकिन यहां पर एनर्जी गैप इतना ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन जब थर्मल एक्साइटेशन अपन आग भी लगाएंगे उनके नीचे तो वो भागना तो चाहेंगे लेकिन भागेंगे भी, लेकिन एनर्जी गैप इतना ऊपर है, इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि वो वैलेंस बैंड में ही पड़े रह जाएंगे, कंडक्शन बैंड तक नहीं जा पाएंगे, कंडक्शन बैंड तक नहीं जा पाएंगे। ठीक है भाई, ये बात यहां पर होती है। और हमारे पास जैसे यहां पर ये भी लिखा हुआ है, कंडक्शन इज देयरफॉर नो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इज पॉसिबल। ये बात बहुत जरूरी है, इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पॉसिबल नहीं होती, तभी उनको इंसुलेटर कहा जाता है, नॉन कंडक्टर। ठीक है भाई, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर सेमीकंडक्टर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेमीकंडक्टर में देखो, सेमीकंडक्टर अपने पास कुछ टाइप्स के होते हैं, कुछ मटेरियल्स को यूज करके हम सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। मेजरली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, और मेजरली आजकल भी दुनिया में भी सिलिकॉन और जर्मेनियम, इन दोनों को यूज करके ही हम क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाते हैं। जैसे ट्रांजिस्टर बना लिया हमने, ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, रेक्टिफायर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर हम किस किस से यूज करके बनाते हैं, एक तो जर्मेनियम हो गया, ठीक है, एक हो गया अपने पास सिलिकॉन। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कोई मेरे को बता सकता है, सर इन दोनों की वैलेंसी क्या है, 4 है। इन दोनों की वैलेंसी क्या है, 4 है ना भाई, इन दोनों की वैलेंसी हमारे पास क्या है, 4 है।
वैलेंसी इक्वल टू 4। सर फिर तो हम कार्बन भी यूज कर सकते हैं। कार्बन यूज कर सकते हैं, लेकिन कार्बन हमारे पास काफी रिएक्टिव होता है, इसीलिए हम उसको यूज नहीं करते। ठीक है, इसलिए हम सेमीकंडक्टर्स के अंदर जर्मेनियम और सिलिकॉन को यूज करते हैं। और हमारे पास जो एनर्जी गैप होता है जर्मेनियम के लिए, दैट इज 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अगर जर्मेनियम का हमने वो बनाया है क्या, सेमीकंडक्टर बनाया है, तो उसके अंदर वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, ताकि कंडक्टिविटी हो पाए, करंट फ्लो कर पाए सेमीकंडक्टर में, तो उसको इतनी एनर्जी पार करनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी पार करनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी गैप को पार करना पड़ेगा, तब जाकर के वो करंट पास करवा पाएगा। और सिलिकॉन के लिए क्या होता है, सिलिकॉन के लिए हमारे पास होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन के लिए हो गया बेटा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई, कंडक्टर का जो एनर्जी गैप है वो इंसुलेटर के एनर्जी गैप से ज्यादा है, और यहां पर जो ईजी है सेमीकंडक्टर का, वो बीच में लाया करता है। ठीक है भाई, सेमीकंडक्टर के लिए जो हमारे पास एनर्जी बैंड गैप है वो बीच में लाया करता है, कंडक्टर के लिए सबसे कम होता है और इंसुलेटर के लिए सबसे ज्यादा होता है। इतना ज्यादा होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन ही नहीं हो पाती है इंसुलेटर में। ठीक है भाई, क्लियर है। अब बेस ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी अगर हम बात करें, पहले हमने बात कर ली थी एनर्जी बैंड गैप के बेसिस पे। अब अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन मटेरियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी किसके अंदर सबसे ज्यादा होगी, नाम से ही पता चल रहा है, कंडक्टर में। उसके बाद सेमीकंडक्टर में सबसे कम, मतलब जीरो के लगभग कितनी हो जाएगी, किस में होगी, इंसुलेटर में। जीरो के लगभग नहीं होती है, लेकिन बहुत कम होती है। जैसे इंसुलेटर की मैं बात करूं, इंसुलेटर में देखो भाई इतनी कंडक्टिविटी है और रेजिस्टेंस देख ले, सॉरी कंडक्टिविटी इतनी है और रेजिस्टेंस देख ले कितनी ज्यादा है। ये कंडक्टिविटी है इतनी कम, 10 की पावर में -11 से 10 की पावर में -19, इतना कम, इतना 0.000000000 है ना। और कंडक्टिविटी देख ले कितनी ज्यादा है, सॉरी रेजिस्टेंस देख ले कितनी ज्यादा है ना। उल्टा हो जाता है हमारे पास मेटल्स में, या फिर अपन बोले कंडक्टर्स में। मेटल्स हमारे पास कंडक्टर होते हैं ना, यहां पर देख ले भाई रेजिस्टिविटी कितनी कितनी कम है, कितनी ज्यादा है, सॉरी कितनी कम है रेजिस्टिविटी, है ना, कि रेजिस्टेंस है ही नहीं, करंट को रोकने वाला कोई है ही नहीं। और कंडक्टिविटी देख ले, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है यहाँ पे कंडक्टिविटी का क्या है, खेल है। आजा आजा करंट, बेटे आजा आजा, तेरा स्वागत करने के लिए हमने यहाँ पे रेड कारपेट बिछाई है। क्या बोलता है मेटल, मेटल हमारे पास क्या बोलता है भाई, करंट को, आजा आजा, तेरा स्वागत करने के लिए तो हमने मेट गाला करवाया यहाँ पे, है ना भाई। तो ये सारी चीज होती है। और सेमीकंडक्टर का जो खेल होता है वो बीच का होता है। ये रेंज तुम्हें एज सच याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज याद रख लेना कि हमारे पास जो 3 से इंसुलेटर्स के केस में हमारे पास जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ठीक है। और ये वैल्यूज याद कर लेना, जो याद करनी है वैल्यूज मैं बता देता हूं। एक ये याद कर लेना, ये पता होनी चाहिए, ये पता होनी चाहिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होनी चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि सिलिकॉन की कौन सी और जर्मेनियम की कौन सी, उल्टा मत कर देना, ठीक है। ओके, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। अब देखो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं ना जो, अब देखो सेमीकंडक्टर में हमारे पास सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। अब ये क्या है, प्योर है, क्या है, प्योर है कि सिलिकॉन का ही पूरा जर्मेनियम पूरा हमने सेमीकंडक्टर बना दिया, जर्मेनियम का ही हमने पूरा सेमीकंडक्टर बना दिया। अब ये प्योर है, इसके अंदर हमने कुछ भी इंप्योरिटी नहीं डाली है, ठीक है। तो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को अगर आसान भाषा में बोलूं तो ये है प्योर, प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है, जो कि क्या है 0 केल्विन, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर पर जो कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड जो होता है सेमीकंडक्टर का, इज कंप्लीटली एम्प्टी। वो पूरा का पूरा क्या होता है, खाली होता है, 0 बटा सन्नाटा, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों नहीं है इलेक्ट्रॉन सर, अरे इलेक्ट्रॉन हमारे पास कंडक्शन बैंड में आते कहां से हैं, वैलेंस बैंड से आते हैं, है ना। नीचे वाले बैंड से ऊपर वाले के अंदर इलेक्ट्रॉन का जंप होता है, तब जाकर के हमारे पास इलेक्ट्रॉन आते हैं। लेकिन भाई एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर तो मूवमेंट ही रिस्ट्रिक्ट हो जाती है ना। हर स्टेट ऑफ मैटर में, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, हमारे पास जो मूवमेंट होती है वो एकदम रिस्ट्रिक्ट हो जाती है 0 केल्विन पर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, -273 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, ये पता है ना। तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पा रहा, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे, अब क्योंकि वो मूव नहीं कर पा रहा, इसीलिए हमारे पास जो कंडक्शन बैंड होगा सेमीकंडक्टर का वो खाली ही पड़ा रहेगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आए ही नहीं, है ना। एंड द सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज एन इंसुलेटर, और ऐसे केस में हमारे पास जो सेमीकंडक्टर है वो बिहेव करेगा इंसुलेटर की तरह, ठीक है। और जैसे जैसे टेम्परेचर हमारे पास बढ़ेगा,
तो जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वो एक्वायर करेंगे थर्मल एनर्जी को और जंप करने लगेंगे कंडक्शन बैंड में ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होंगे, मतलब हमारे पास किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में, जैसे हमारे पास सिलिकॉन का हमने बना रखा है अगर, तो उसके अंदर जो बॉन्ड्स होंगे वो बॉन्ड्स ब्रेक करने लगेंगे और हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस बैंड के अंदर, वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, कंडक्टर के अंदर जो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और हमारे पास करंट फ्लो करने लगेगा। व्हेन दे लीव द कंडक्शन बैंड, जब वो कंडक्शन बैंड लीव करते हैं, दे लीव बिहाइंड द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड। ठीक है, एक सेकेंड, लीव फॉर कंडक्शन बैंड होना चाहिए यहां पे। जब वो कंडक्शन बैंड के लिए लीव करते हैं, जब वो कंडक्शन बैंड में जा रहे होते हैं वैलेंस बैंड से, तो वैलेंस बैंड में वो क्या क्रिएट कर देते हैं, एक डेफिशिएंसी क्रिएट कर देते हैं। अब तू सोच, तू अपने घर से अगर अपनी चाची के घर पे चले जाए तो तेरे घर में उस जगह खाली हो जाएगी ना, तेरा जो स्टडी टेबल है वहां पर अब तो कोई नहीं बैठा होगा, तेरी बहन का रूम अलग है, तेरा रूम अलग है, तो तेरी जगह खाली है, तो तूने एक डेफिशिएंसी क्रिएट कर दी ना अपने घर में। ठीक है, तो वही चीज है, व्हेन दीस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लीव फॉर कंडक्शन बैंड, they leave behind the deficiency of electrons in the valence band। वो वैलेंस बैंड में खालीपन छोड़ जाते हैं, खाली खाली सा है। ठीक है भाई, उसके बाद क्या होता है, अब ये जो डेफिशिएंसी है ना इलेक्ट्रॉन्स की, इसको हम बोलते हैं होल्स, छेद। देख, जैसे अपन अभी तक क्या पढ़ते थे कि जैसे मेरे पास अगर हीलियम है, हीलियम से मैंने इलेक्ट्रॉन एक ले लिया तो वो हीलियम प्लस बन जाता है ना, एक इलेक्ट्रॉन मैंने ले लिया, हीलियम प्लस बन जाता है। अब ये तो क्या है, आयनाइज्ड फॉर्म है, ये क्या है, ये आयन होता है। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन ही है मेरे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरीके से अगर मैं बना दूं, मेरे पास बस इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे। अब इनमें से मैंने 4-5 इलेक्ट्रॉन्स अगर निकाल लिए, 2-3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल लिए, है ना, तो वहां पर उन जगहों पे क्या हो जाएगा, खालीपन क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। यहां पर इस तरीके से हम इसको इमेजिन करेंगे। ठीक है, तो ये होल भी यहां पर चार्ज कैरियर की तरह एक्ट करता है, कैसे करता है वो भी अपन जानेंगे। ठीक है, होल क्रिएट हो जाता है, दिस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज होल्स। तो होल्स के बारे में पता चल गया भाई, होल्स क्या है हमारे पास, ये अपने पास होल्स कहलाते हैं। अब अपने पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और नंबर ऑफ होल्स है, वो अपने पास क्या होता है, नंबर ऑफ करंट कैरियर्स। आई क्या है, एन आई क्या है हमारे पास, वेयर एन आई इज कॉल्ड इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। ठीक है, कैरियर कंसंट्रेशन, यानी कि हमारे पास कैरियर्स कौन है, करंट जनरेट कौन कर रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहे थे अब तक तो। अब हमने जान लिया होल्स भी आ गए हैं सर, लेकिन होल्स मूव कैसे करेंगे, मैं बताता हूं कैसे करेंगे। अब मान ले यहां पर देख हमारे पास 2 होल्स हैं, अब इसके अंदर भाई कंडक्शन बैंड से, वो मतलब कोई सा अपने पास इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर यहां पर आ गया, तो होल पहले यहां था, अब यहां पर जनरेट हो गया, समझ रहा है सर। लेकिन वो एक तरीके से मूव थोड़ी ना किया उसने, तो बस अपनी जगह बदल ली। एग्जैक्टली इसी को हम मूव करना बोलेंगे। अब इस चैप्टर में वैसे हाँ ये बात तुक थोड़ा नहीं बनाती है, थोड़ा सा लॉजिकली नहीं है ये बात कि भाई होल मूव कर रहा है, लेकिन इसको भाई होल को मूव करना नहीं, तुम इसको मान लो कि होल मूव करता है। ये चैप्टर ऐसा है, इस चीजों में, इस चैप्टर में हमको कुछ चीजें माननी पड़ती हैं। ठीक है, ये केमिस्ट्री की तरह एक्सेप्शन वाला चैप्टर नहीं है, इसके अंदर लॉजिक के मतलब ये है कि बस वर्ड्स के साथ खेला गया है। यहां पर अगर ऐसा बोला जाए कि हमारे पास जो होल है वो मूव नहीं कर रहा, वो सिर्फ डिस्प्लेस हो रहा है, एक जगह से एकदम से दूसरी जगह पहुंच गया, तो वो ज्यादा प्रिसाइजली बोला जा सकता है। लेकिन जस्ट बिकॉज बुक्स में और क्वेश्चंस में तुमको मूव लिखा आएगा कि होल मूव कर रहा है इस जगह से उस जगह पर, तो इसलिए तुमको कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं भी तुमको यही बता रहा हूं कि भाई होल मूव कर रहा है। ठीक है, अब तब तक क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन हमारा मूव कर रहा था, इलेक्ट्रॉन के मूव होने की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा था। अब इस तरीके से हमारे पास होल भी मूव कर देगा, इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव किया, इस जगह पे डेफिशिएंसी देखी इलेक्ट्रॉन ने, वो भग के यहां पर आ गया और यहां पर होल क्रिएट हो गया, तो होल यहां से यहां मूव कर गया। ठीक है, होल की भी यहां पर मूवमेंट हो गई हमारे पास, समझ गए। ठीक है, इस तरीके से होल अपने पास मूव करता है। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि प्योर होता है, जो कि प्योर सेमीकंडक्टर है, एक चीज ध्यान रखना, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू इंट्रिंसिक करंट कंसंट्रेशन। करंट कंसंट्रेशन यानी कि इंट्रिंसिक करंट कैरियर्स, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक करंट कैरियर्स। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इंट्रिंसिक के लिए है, एक्सट्रिंसिक के लिए नहीं है। सर एक्सट्रिंसिक क्या होता है, आजा बता देता हूं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात बोलूं, हमने सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ा था इंट्रिंसिक में, दैट वाज कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास क्या होता है, प्योर होता है। क्या होता है, प्योर होता है, उसके अंदर कोई भी इंप्योरिटी नहीं होती है, कोई भी गंदगी नहीं होती है। अब हम एक्सट्रिंसिक के अंदर क्या करेंगे, एक्सट्रिंसिक को हम गंदगी डाल देंगे इसके अंदर। सर क्यों, लेकिन सर क्यों डाल देंगे, इंप्योर कर देंगे इसको, डोप कर देंगे। क्या करेंगे, डोप कर देंगे।
है ना भी ना डोप शोप मारे आ करो, है ना। तो वो वाले डोप की बात नहीं कर रहा हूं बेटा मैं। यहां पर जिस डोपिंग की बात हो रही है वो डोपिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम प्योर चीज को इम्प्योर कर देते हैं। मतलब जैसे प्योर सेमीकंडक्टर है मेरे पास, अगर सेमीकंडक्टर को मैं एससी लिख देता हूं, ठीक है, प्लस प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर मैंने क्या कर दी, डोपिंग कर दी, तो वो क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगा इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब देखिए क्या है, मान ले ये मेरे पास प्योर सेमीकंडक्टर है, ये मेरे पास प्योर सेमीकंडक्टर है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने डोपैंट डाल दिया। क्या डाल दिया सर, डोपैंट। डोपैंट क्या है, इंप्योरिटी को बोलते हैं डोपैंट। क्या बोलते हैं, डोपैंट बोलते हैं इंप्योरिटी को। और ये जो मटेरियल था इसको हम क्या बोलेंगे, डोप्ड मटेरियल। ठीक है, इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमको मिल जाएगा हमारा, इससे हमको मिल जाएगा हमारा डोप्ड सेमीकंडक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है भाई, समझ गए। अब इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, ये भी दो टाइप के होते हैं हमारे पास। पहला टाइप हमारे पास क्या आता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर आ जाता है। पहला टाइप अपने पास आ जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब एन टाइप का क्या मतलब है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, नॉर्मल अपने पास प्योर सेमीकंडक्टर था इंट्रिंसिक वाला, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, उसके अंदर हमने पेंटावेलेंट, उसके अंदर हमने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाल दी। पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट, अरे जिसकी वैलेंसी 5 हो, जिसकी वैलेंसी 5 हो वो अपने पास पेंटावेलेंट है। जिसके पास हमारे पास वैलेंस, वैलेंस जो ऑर्बिट होती है, लास्ट वाली जो ऑर्बिट होती है ना, वैलेंस बैंड जो होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक एटम के वैलेंस बैंड में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना भाई। आखिरी बैंड में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कौन से होंगे ऐसे बताऊंगा अभी, ठीक है। तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी हमने डाल दी, ठीक है। तो अपने पास क्या बन जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। ये हमारे पास क्या बना देगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बना देगा। अब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी जैसे, अब जैसे सेमीकंडक्टर अपने पास किसका है, जैसे यहां पर मैं मान लूं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अपने किस किस मटेरियल के बनते हैं, एग्जांपल सिलिकॉन का बना दिया, जर्मेनियम का बना दिया, बस यही दोनों से अपने को मतलब है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं पेंटावेलेंट इंप्योरिटी की, तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी अपने पास क्या हो सकती है भाई, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी अपने पास क्या हो सकती है भाई, कौन बता देगा मेरे को, है? एक तो अपने पास फॉस्फोरस हो गई, ठीक है, एक तो हो गई फॉस्फोरस, और एक हो गई हमारे पास आर्सेनिक, पी फॉस्फोरस, ए आर आर्सेनिक। ठीक है, इन दोनों से हमको मतलब है। अब देखो इसको अपन जब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाल देंगे एक प्योर सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो वो हमारे पास बना देगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, अब तक हमने क्या सिलिकॉन और जर्मेनियम का बनाया था सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसके अंदर क्या थी, वैलेंसी 4 थी। अब 4 वाले में हम एक एटम उसका सिलिकॉन का निकाल करके डाल देंगे, उसके अंदर एक पेंटावेलेंट एटम फॉस्फोरस डाल देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा ना। एक वैलेंस बैंड में उसके 5 हैं, हमने 4 वाला निकाला, उसकी जगह 5 वाला डाल दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा ना। तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो होगा, ऐसे हम जब बतेरी जगहों पर डोपिंग कर देंगे, बतेरी जगहों पर जब हम क्या इंप्योरिटीज को ऐड कर देंगे, तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा बच जाएंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास क्या हुए, एक्स्ट्रा हुए ना, मेजर कैरियर्स हुए ना। तो मेजॉरिटी कैरियर्स हमारे पास जो होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर में, किसमें भाई, एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो होंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, होल्स होंगे। ठीक है भाई, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे हमारे पास होल्स। क्लियर है क्या। एन टाइप सेमीकंडक्टर हमारे पास क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, वो हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, नॉट नेगेटिवली चार्ज। लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर एक्स्ट्रा होगा तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, नहीं, वो हमारे पास होता देखो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है। ठीक है, सो डोनर एनर्जी लेवल लाइज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। ठीक है,
अब यहां पर क्या होता है हमारे पास, एक होता है डोनर एनर्जी लेवल, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक डोनर एनर्जी लेवल आ जाता है, वो जस्ट नीचे आ जाता है कंडक्शन बैंड के। कंडक्शन बैंड कहां होता है बेटे, कंडक्शन बैंड हमारे पास कहां होता है, यहां होता है, ऊपर वाली साइड पे कंडक्शन होता है और नीचे वाली साइड पे वैलेंस बैंड होता है। अब कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे हमारे पास एक और इमेजिनरी सा बैंड बन जाता है, जो कि हमारे पास क्या है, जिसको हम क्या बोलेंगे, डोनर एनर्जी लेवल बोलेंगे, ठीक है, डोनर एनर्जी लेवल बोलेंगे। क्लियर है? अब बात करेंगे हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर की। पी टाइप सेमीकंडक्टर में अपने पास क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है प्योर वाला, उसके अंदर हमने डाल दी ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी के एग्जांपल्स क्या है सर हमारे पास, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी के सर हमारे पास एग्जांपल्स क्या है, इसके एग्जांपल्स जैसे अपने पास बोरॉन हो गया, ठीक है, और इंडियम हो गया, है ना, बी हो गया, आई हो गया, ठीक है भाई, ये अपने पास इसके एग्जांपल्स हो गए। यहां पर क्या है, ट्राइवेलेंट डाल दिया हमने, 4 वाले सिलिकॉन को निकाला और उसकी जगह बोरॉन डाल दिया, तो 4 को निकाल करके 3 डाल दिया, तो एक जगह पे क्या क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुआ या होल एक्स्ट्रा हुआ, खालीपन क्रिएट हो गया ना। हमने 4 लोग यहां पर बैठे थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे यहां पर, इसके वैलेंस बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, हमने इस सिलिकॉन को डिस्प्लेस कर दिया, किससे, हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया और क्या कर दिया, बोरॉन डाल दिया। बोरॉन में 4 तो होते नहीं है, बोरॉन में होते हैं 3, तो एक जगह पे क्या हुआ, होल क्रिएट हो गया ना। तो ऐसे ही जब हम बतेरी जगहों पर डोपिंग कर देंगे कुछ कुछ जगह पे, तो हमारे पास ऐसे क्या हो जाएंगे, एक्स्ट्रा क्या क्रिएट हो जाएगा, होल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो यहां पर हमारे पास कौन से वाले में, पी टाइप वाले में हमारे पास जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे वो होंगे होल्स, ठीक है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पी टाइप जो होता है वो हमारे पास वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, लोगों को लगता है पॉजिटिवली चार्ज होगा क्योंकि इसके अंदर हमारे पास होल्स ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे पास पी टाइप और एन टाइप अकेले अकेले जब होते हैं, अलग से पी टाइप अलग से एन टाइप, हमेशा क्या होंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर हमारे पास जैसे उसके अंदर डोनर एनर्जी लेवल था, वैसे यहां पर एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है, जो कि क्या होगा हमारे पास, जो कि हमारे पास क्या होगा, वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर होगा, जस्ट अबव द वैलेंस बैंड, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद अगर मैं बात करूं पीएन जंक्शन डायोड की, अब ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये जो यूनिट का नाम है, इसके अंदर इकलौता जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम पढ़ने वाले हैं वो यही है, पीएन जंक्शन डायोड, लेकिन इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी स्टार्ट करते हैं इसको, और इसका हाँ सिंबल ऐसा बनता है, ये सिंबल पता होना जरूरी है, तो कहीं तुम बोलो सर ये ट्रायंगल क्या आ गया है भाई, अभी ना तुम आगे जाकर के एम्पलीफायर्स पढ़ोगे आगे जाकर के, क्या सर इससे आगे क्या पढ़ेंगे, हमें नहीं लेनी फिजिक्स इसके आगे, ठीक है भाई। देखो अगर तुम फिजिक्स परस्यू करते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में तुम एक चीज पढ़ोगे, एम्पलीफायर। मैंने क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स ही कर रखी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर रखी है ईसी, इसलिए मेरे को पता है कुछ हम यहाँ पर आगे जाकर के डिवाइसेस पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, लेकिन मैं बिल्कुल भी अपनी ब्रांच में बिल्कुल अच्छा नहीं था, मैंने बस ले ली थी, मेरे को लग रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज्यादा वो है, बढ़िया चीज है, बढ़िया चीज है, बढ़िया चीज है। एक टिप दूंगा तुमको, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छी है अगर तुमको पसंद है। मुझे लगता था कि मैंने 12th क्लास में ऑटोनॉमस कार का 11th क्लास में प्रोटोटाइप बनाया था, मेरे को लगा मेरे रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है, लेकिन जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में गया, मैंने बीटेक करी, तो वहां पर जाकर के मेरे को पता चला यार ये इंटरेस्ट ना सिर्फ लैब तक का है। चलो देखते हैं, कोई नहीं, रणछोड़ दास बनेंगे हम भी किताबी भाषा नहीं पढ़ेंगे कॉलेज में जाकर के, और सीधा सीधा जाकर के लैब के अंदर घुस जाएंगे, प्रोटोटाइप बनाएंगे। अब जब लैब के अंदर गए, पहले तो आधी मशीनें खराब गवर्नमेंट कॉलेज की, आधे के आधे हमारे पास ऑसिलोस्कोप खराब थे, सारे के सारे ORS जो OSR जो होते थे वो सारे खराब थे, है ना, बहुत सारी मशीनें होती हैं वो सब खराब थे। और फिर उसके बाद सिर्फ एक फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जमा रहा, उसके बाद सब खत्म हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 4th ईयर तक आते आते तो प्रैक्टिकल में जब मैडम पूछती थी ना, चलो इसका इस apparatus का नाम बताओ, ये क्या चीज है, इस मशीन इसको बोलते क्या है, तो मैं 2 मिनट वेट करने के बाद बोलता था मशीन। इतने मतलब इतनी गालियां होगी ना उस टीचर ने मेरे को, उसने मेरे को बोला तुम साइंस के स्टूडेंट हो, तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो, मशीन बोल रहे हो इसको, ये तो नॉर्मल इंसान बोलता है मशीन, तो इन चीजों को तुम इसको मशीन कैसे बोल सकते हो, है भाई, ऐसे करके मेरे को मतलब जवाब मिलने लगे। तो मेरे को पता चल गया कि भाई इंजीनियरिंग मैंने कर तो ली, मैं इंजीनियरिंग वाला बंदा तो था, लेकिन इंजीनियरिंग ने मेरे को इंजीनियर छोड़ा नहीं, ऐसा मैं हो गया था। तो ऐसा ही होता है हमारे देश में मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स के साथ। अब इसके 2 रीजन हो सकते हैं, एक हो सकता है करिकुलम, जिस करिकुलम में इंजीनियर्स को बनाया जा रहा है, और दूसरा हो सकता है कि जबरदस्ती,
जो इंसान इंजीनियर बनना भी नहीं चाहता, उसको भी पेरेंटल प्रेशर या अपने पीयर प्रेशर के चक्कर में साइंस ले लेता है वो और इंजीनियरिंग आगे परस्यू कर लेता है। इंजीनियर बनना, क्यों कहते हैं कि इंजीनियर तो आजकल 10-10 हजार की नौकरी में धक्के खा रहे हैं? वो इसीलिए धक्के खा रहे हैं क्योंकि उनको इंजीनियर बनना ही नहीं था। एक अच्छा इंजीनियर बनना हर किसी के बस की बात नहीं होती, ठीक है। तुम भी ऐसे अभी सीयूईटी कर रहे हो, तुम आगे जाकर के बीएससी करोगे, कुछ बच्चे आगे फिर जाकर के आईआईटी जैम का एग्जाम देंगे, आईआईटी का भी हो सकता है, जेई का तुमने कोई किसी में से दिया हो, है ना। तो वो सब बातें, इंजीनियर बनना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इंजीनियर बनने के लिए तुमको क्या करना है, तुमको उस चीज से प्यार करना है। अब ईसीई में क्या, जैसे मैंने सोचा था कि भाई मैं रोबोटिक्स करूंगा, पहली बात तो लैब में जाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ईसीई एक ऐसी ब्रांच है, ईसीई बीटेक की सारी ब्रांचेस में सबसे ज्यादा टफ ब्रांच है। उसका सिलेबस ही ऐसा है, तुम किताबों से बाहर ही नहीं निकल पाओगे। किताबों से बाहर निकल के अगर लैब के अंदर प्रैक्टिस करोगे, मजे के लिए जाओगे ना लैब में, थोड़ा कि भाई दिमाग खोलते, थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, तुम्हारा सिलेबस छूट जाएगा और तुम्हारे फिर एग्जाम में मार्क्स नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए तुम्हें, मतलब ऐसा ईसी वालों के लिए तो ऐसा है कि तुम्हें हर सब सारा दिन बस काम में ही लगे रहना पड़ेगा, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो वही चीज मैं कह रहा था। अच्छा, ये कहां से आ गई ये बात? एम्पलीफायर की हम बात कर रहे थे। तुम आगे जाके अगर बीटेक या ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ परस्यू करते हो, बीएससी में भी हो सकता है शायद पढ़ाते हो, मैंने कभी बीएससी करी नहीं तो मेरे को पता नहीं है। तो एम्पलीफायर के बारे में अगर तुम पढ़ोगे तो उसके अंदर एम्पलीफायर पढ़ाएंगे, और एम्पलीफायर हमारे पास यही होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओपैम्प बोलते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ओपैम्प, ठीक है। तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का हमारे पास साइन ऐसा होता है जिसके अंदर ये पीएन जंक्शन डायोड जो है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर के बनता है। क्या? पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर से ये मिल करके बनता है हमारे पास, ठीक है। अब ये देखो पी वाला, इसको याद कैसे करना है। पी हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव की तरह एक्ट करता है, और एन हमारे पास क्या करता है, नेगेटिव की तरह एक्ट करता है, ठीक है। पी हमारे पास क्या करता है, पॉजिटिव की तरह एक्ट करता है, और एन हमारे पास क्या करता है, नेगेटिव की तरह एक्ट करता है। ऐसा क्यों है सर? क्योंकि हमारे पास जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसके अंदर क्या है, मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है, होल्स हैं। होल्स यानी कि डेफिशिएंसी, यानी कि प्लस, है ना। हीलियम से अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो बना हीलियम प्लस, तो इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी होती है उससे प्लस क्रिएट हो जाता है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव साइड मानते हैं। ये लिख के मत आना पेपर में, कभी भी इसको याद मत करना, लेकिन ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव साइड बन जाती है, ठीक है। और ये नेगेटिव साइड की तरह इसको अज्यूम कर सकते हैं। अब सर ये बनता कैसे है, आजा बताता हूं। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को अगर जोड़ दिया मैंने तो हमारे पास बन जाएगा ये ससुरा। ठीक है। अब जैसे मेरे पास क्या है, ये मान लेते हैं मेरे पास है पी टाइप सेमीकंडक्टर, और ये है मेरे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप में मेरे पास क्या होता है, होल्स होते हैं मेजोरिटी में सर, होल्स हैं बहुत सारे, बस छेद ही छेद हैं। ऐसा लग रहा है सर इसको चिकन पॉक्स हो गया है। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो, फिजिक्स पढ़ने आए हो, फिजिक्स पढ़ो, बायो क्यों पढ़ रहे हो? हैं तुमको वैसे पता, तुम्हारे देवू भैया बायो भी पढ़ाते हैं 10th क्लास तक के बच्चों को। कंप्लीट साइंस पढ़ा सकता हूँ मैं 10th क्लास तक। ठीक है भाई, होल्स यहां पर ज्यादा हैं। पी टाइप में क्या होते हैं, होल्स होते हैं मेजोरिटी कैरियर्स, और एन टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजोरिटी कैरियर्स। क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं मेजोरिटी कैरियर्स। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी कैरियर्स ही होंगे सिर्फ, नहीं भाई, माइनॉरिटी कैरियर्स भी होंगे। माइनॉरिटी कैरियर्स जैसे यहां पर अपने पास क्या है, यहां पर हमारे पास माइनॉरिटी कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, वैसे यहां पर हमारे पास माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, होल्स होंगे। वैसे यहां पर हमारे पास माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे भाई, माइनॉरिटी कैरियर्स यहां पर हो जाएंगे हमारे पास होल्स, ठीक है। जैसे यहां पर हमारे पास माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है, वैसे यहां पर हमारे पास माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स हो गए। अब देखो यहां पर क्या है, ये हमारे पास क्या है, पीएन जंक्शन डायोड है, इतना ही होता है पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। लेकिन जब हम बैटरी इसके अक्रॉस कनेक्ट करते हैं, इसके अक्रॉस जब हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं,
जब मैं इसके अक्रॉस बैटरी कनेक्ट कर देता हूं, या बैटरी जब मैंने इसके अक्रॉस कनेक्ट कर दी, अभी क्या है यहां पर, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां पर क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, वो किसकी साइड है, पी टाइप की साइड है, पी की साइड है। तो अभी यहां पर क्या है, ये फॉरवर्ड बायसिंग में है, किसको, इसको क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग, इसके बारे में अभी अपन पढ़ेंगे वैसे, ठीक है। तो यहां पर अपने पास जब अपन बैटरी कनेक्ट कर देते हैं ना, इसके अंदर एक रीजन बन जाता है, एक डिप्लेशन रीजन बन जाता है, वोल्टेज बैरियर बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आजो सर वो क्या होता है, सर बताओ तो सही, थोड़ा सा बता रहा हूं भाई, बता रहा हूं, क्यों नहीं बताऊंगा, एक सेकेंड। यहां पर एक वोल्टेज बैरियर बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लेशन रीजन बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलेंगे, इसकी विड्थ सबसे पहले अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी विड्थ है W, ठीक है, ये इसकी चौड़ाई है, ठीक है। अब ये क्या है, डिप्लेशन रीजन है, डिप्लेशन रीजन। इसके अंदर क्या होता है सर, यहां पर अपने पास मेजॉरिटी कैरियर्स क्या थे, होल्स थे, यहां पर मेजॉरिटी कैरियर्स क्या थे, अपने पास इलेक्ट्रॉन्स थे। अब यहां पर क्या है, होल्स ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, यहां पर जो होल्स हैं ये क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को आजा मेरी तरफ आजा, आजा बेटा मेरी तरफ आजा, ये इसको यही बोलेगा। और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ के होल्स को क्या कहेंगे, आजा बेटा मेरी तरफ आजा, आजा बेटा मेरी तरफ आजा, है ना। तो यहाँ के जो सारे के सारे हमारे पास माइनॉरिटी कैरियर्स थे, माइनॉरिटी कैरियर्स, होल्स, वो सारे के सारे होल्स यहां पर इस एरिया में आ जाएंगे, सारे के सारे इस तरफ आ जाएंगे, चिपक जाएंगे इस साइड से, ठीक है। और यहां पर जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, माइनॉरिटी कैरियर्स, वो इस तरफ आ जाएंगे, चिपक जाएंगे, ठीक है। अब ये जो चार्जेस है ना इस एरिया में, इस पूरे के पूरे एरिया में ये जो चार्जेस है यहां पर, ये क्या है, इमोबाइल है। इमोबाइल बोले तो मूव नहीं कर सकते, दे कांट मूव, ठीक है। तो ये करंट प्रोड्यूस नहीं करते। डिप्लेशन रीजन सिर्फ ये काम करता है हमारे पास कि ये जो चार्जेस है हमारे पास डिप्लेशन रीजन के, दीज आर इमोबाइल चार्जेस, इमोबाइल चार्जेस, यानी कि दे कांट मूव, देयरफॉर डू नॉट प्रोड्यूस करंट, तो इसलिए करंट भी प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है भाई, क्लियर है क्या। अब यहां पर क्या हुआ, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट दो चीजें होती हैं हमारे पास। ये जो हमारे पास डिफ्यूजन हुई कि यहां से अपने पास इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ गए, यहां से अपने पास होल्स यहां पर आ गए। अब यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वाले, ये इसकी तरफ मूव तो कर नहीं सकते, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जब इसकी तरफ मूव करेंगे, होल्स की तरफ, ये वाले यहां पर जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, ये जब यहां पर जाएंगे तो ये हो जाएगा डिफ्यूजन करंट, इस तरफ डिफ्यूजन करंट होगा, और यहां पर उस डिफ्यूजन करंट की वजह से एक छोटा सा होगा ड्रिफ्ट करंट, छोटा सा होगा ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं देना, उसके ऊपर क्वेश्चन बनते नहीं ज्यादा, ठीक है। तो अपने पास ये इमोबाइल चार्जेस हो गए जो कि करंट प्रोड्यूस नहीं करते। तुमको दो वर्ड देखने को मिलेंगे, डिप्लेशन रीजन, और एक मिलेगा देखने को वोल्टेज बैरियर। क्या मिलेगा, वोल्टेज बैरियर। ये जो वोल्टेज का इसके अक्रॉस होगी ना वोल्टेज, ये अपने पास क्या होगी, वोल्टेज बैरियर होगी, जो कि अपने पास क्या होती है, वी नॉट होती है, ठीक है। अब देखो अपन क्या करेंगे, अपन ने अगर यहां से वोल्टेज बढ़ा, वोल्टेज बैरियर अगर बढ़ा दिया, मतलब यहां से अगर अपन ने मेन जो वोल्टेज है ना, ई जो है, ईएमएफ, जो ई नेट है ना, इसको अगर मैंने बढ़ाया, ई नेट को अगर मैंने बढ़ा दिया, तो मेरे पास क्या होगा, वोल्टेज बैरियर जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। वोल्टेज बैरियर जो होगा मेरे पास वो बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से मेरे पास जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो होंगे मेरे पास वो घट जाएंगे, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, या करंट कैरियर्स बोल सकते हैं इसको अपन प्रिसाइजली, नंबर ऑफ करंट कैरियर्स वो घट जाएंगे, और उसी की वजह से हमारे पास जो करंट होगा वो भी घट जाएगा। ये रिलेशन तुमको पता होना चाहिए कि जितना बड़ा हमारे पास डिप्लेशन रीजन होगा
उतना कम करंट होगा। क्यों कम करंट होगा? क्योंकि ये चार्जेस को यहां तक जाने में, डिफ्यूजन करंट आने में हमारे पास दिक्कत होगी अगर बड़ी डिप्लेशन रीजन होगी तो। बस एक चीज ध्यान में रखो, इस तरीके से सोचो कि ज्यादा दूरी बढ़ जाएगी तो मैं इतनी दूर से उतनी दूर तक जंप कैसे करूंगा, उसी तरीके से ये हमारे पास जो चार्ज कैरियर्स हैं जंप कैसे करेंगे, करंट प्रोड्यूस कैसे होगा। इतना समझ लो, जितना बड़ा डिप्लेशन रीजन, ये बड़ा हुआ हमारे पास, डिप्लेशन रीजन हमारे पास बड़ी हुई, वोल्टेज बैरियर की जो विड्थ है हमारे पास ये अगर बड़ी हुई यानी कि करंट हमारे पास घटा। सिंपल सी बात है, ठीक है भाई, क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं फॉरवर्ड बायसिंग की, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या है, पी टाइप में मैंने बताया क्या होते हैं, होल्स ज्यादा होते हैं जैसे बना रखे हैं। एन टाइप में हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं जैसे बना रखे हैं। होल्स यहां से यहां ट्रेवल करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां ट्रेवल करेंगे। हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, पी साइड, पॉजिटिव साइड किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से। किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से। एन साइड, नेगेटिव साइड किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से। ये अपने पास फॉरवर्ड बायसिंग होती है और इसके अंदर इस टाइप का हमारे पास कर्व बनता है जिसके अंदर फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज जो है वो कितनी है, 0.7 वोल्ट्स की है। किसके लिए, किसके लिए है, सिलिकॉन के लिए। सिलिकॉन के लिए हमने पढ़ा था ना, जर्मेनियम के लिए पढ़ा, जर्मेनियम के लिए, जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की पड़ी थी ना, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर 0.7 वोल्ट्स आ जाता है। ठीक है भाई, तो यही चीज यहां पर लिखिए, पी साइड इज कनेक्टेड टू हायर पोटेंशियल। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब नहीं होता, पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब नहीं है। मेरे को एक बात बताओ, जैसे मैंने यहां पर ये एक डायोड बना दिया है, ये हो गया पी एन जंक्शन, ठीक है, पी एन जंक्शन डायोड मैंने बना दिया। अब यहां पर अगर मैं कर दूं 5 वोल्ट और यहां पर मैं कर दूं 1 वोल्ट, सर ये तो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ही नहीं है, ये कैसा सर्किट बनाया आपने? नहीं, ये वैलिड सर्किट है। और ये कौन सी बायसिंग है, ये भी हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल यहां पर मैं तुमको दे रहा हूं, ये हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग है। क्या है बेटा, ये अपने पास फॉरवर्ड बायसिंग है। क्यों, क्यों है फॉरवर्ड बायसिंग, ये क्या है, हायर पोटेंशियल है। और ये क्या है मेरे पास, लोअर पोटेंशियल है। तो जब भी हमारे पास लोअर और हायर से कनेक्टेड होंगे हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स, पी साइड और एन साइड, तो हमारे पास क्या होगा, ये तुम्हें याद होना चाहिए, पी साइड इज कनेक्टेड टू हायर, एन साइड इज कनेक्टेड टू लोअर पोटेंशियल। तो फॉरवर्ड बायसिंग हो जाती है। फॉरवर्ड बायस अपोजेस द पोटेंशियल बैरियर। अब ये क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर को अपोज करेगा और फॉरवर्ड बायसिंग में जो विड्थ होती है पोटेंशियल बैरियर की, डिप्लेशन बैरियर की विड्थ जो होती है डिप्लेशन बैरियर की, वो डिक्रीज कर जाती है और हमारे पास जो करंट है वो इंक्रीज होता है। तो हमारे पास यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग में करंट प्रोड्यूस होगा। जब भी सेमीकंडक्टर फॉरवर्ड बायसिंग में हुआ करंट प्रोड्यूस होगा। जब भी हमारे पास इफ द अप्लाइड पोटेंशियल इज ग्रेटर देन बैरियर पोटेंशियल, तो हमारे पास जो फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट होगा, करंट हमारे पास सेटअप हो जाएगा अक्रॉस द जंक्शन, करंट हमारे पास फ्लो करने लगेगा। ये कर्व होता है, कर्व तुम्हें पता होना बहुत जरूरी है। कर्व इस टाइप का बनता है फॉरवर्ड बायसिंग का, ठीक है। करंट अपने पास वाई एक्सिस पे रहता है मिली एम्पियर की रेंज में और वोल्टेज हमारे पास वोल्ट्स में ही रहती है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास यहां पर देखो रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, पूरा का पूरा मामला उल्टा कर देना है। होल्स हमारे पास इस तरफ है, पी साइड है, एन साइड पे अपने पास इलेक्ट्रॉन है, ये तो पता ही है, लेकिन पी साइड को हमें कनेक्ट करना है नेगेटिव टर्मिनल से, नेगेटिव यानी लोअर पोटेंशियल से, नेगेटिव नहीं बोलना, लोअर पोटेंशियल पे। और एन साइड को कनेक्ट करना है हायर पोटेंशियल पे, एन साइड को कनेक्ट करना है हायर पोटेंशियल पे, पी साइड को कनेक्ट करना है लोअर पोटेंशियल पे, ठीक है। कैसा ग्राफ बनता है ये अपने पास, कौन सा है, जैसे ग्राफ अपने पास एक्स वाई एक्सिस इस टाइप की बनती है ना, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ बन रहा था, किस टाइप का ग्राफ था, वो अपने पास कुछ इस टाइप का ग्राफ था, है ना। और ये हमारे पास जो एकदम से ऊपर जा रहा था, ये किस पॉइंट पे जा रहा था, ये अपने पास जा रहा था 0.7 वोल्ट्स पे। और यहाँ पर जो करंट होता था वो क्या होता था, मिली एम्पियर की रेंज में होता था करंट, है ना। यहाँ पर अपने पास क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में करंट जो है आई आर है, यानी कि रिवर्स बायस्ड करंट, वो क्या है, माइक्रो एम्पियर में है। वो लगभग 0.00000 ही होगा, एकदम जीरो के आसपास है ये भाई, रिवर्स सैचुरेशन करंट, बिल्कुल एकदम चिंदी सा करंट है, जो कि किसकी वजह से, ड्रिफ्ट करंट की वजह से, ठीक है। लेकिन एकदम से क्या होगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज रीच होगी और करंट एकदम से उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा, उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करने पर लगेगा। पी साइड वाला एन साइड की तरह बिहेव करेगा, एन साइड वाला पी साइड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है भाई, समझ गए। ऐसा हमारे पास होता है, पी साइड में हमारे पास क्या होता है, इसमें रिवर्स बायसिंग क्या होता है,
पी साइड को कनेक्ट कर दिया है हमने लोअर से, एन साइड को हमने कनेक्ट कर दिया हायर से। विड्थ है डिप्लेशन लेयर की, वो क्या हो गई, ये बढ़ गई है। अब विड्थ जब बढ़ती है, मैंने क्या बताया था, विड्थ यहां पर बढ़ेगी तो क्या होगा, करंट डिक्रीज होगा। अब यहां पर विड्थ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हमारे पास जो करंट है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, लगभग जीरो। So no current flows through the junction due to diffusion of majority carriers. मेजॉरिटी कैरियर्स की डिफ्यूजन की वजह से कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होता जंक्शन के अक्रॉस। ठीक है भाई, मेजॉरिटी कैरियर्स जंक्शन में इतने ज्यादा भर जाते हैं, तब बड़ा हो जाता है हमारे पास डिप्लेशन रीजन, जो वोल्टेज बैरियर है, कि भाई वो फ्लो ही नहीं कर पाते। ठीक है, एक स्मॉल करंट हमारे पास इन ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर फ्लो करता है, एग्जिस्ट करता है ड्यू टू ड्रिफ्ट करंट, ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से थोड़ा सा करंट अपने पास फ्लो करता है। उसके बाद भाई इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक अपने पास जंक्शन डायोड एंड हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव रेक्टिफायर हमारे पास क्या होता है, देखो रेक्टिफायर अपने पास होता क्या है, रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमारे पास एसी यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर वोल्टेज को, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को कन्वर्ट करता है हमारे पास डायरेक्ट करंट या फिर डायरेक्ट वोल्टेज में। ये बात तुमको पता होनी चाहिए। अगर तुम्हें ये एप्लीकेशन ही नहीं पता ना भाई रेक्टिफायर का, तो तुम्हारे क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, अब देखो एसी की बात कर ली, ऑल्टरनेटिंग करंट की, तो वेव तो बनेगी साइनसॉइडल वेव। हमारे पास इनपुट साइड पर क्या है, एसी है, तो एसी की वेव हमारे पास ये बन गई ऑल्टरनेटिंग करंट की इनपुट एसी। अब हमने लगा दिया बीच में एक ट्रांसफॉर्मर, और ट्रांसफॉर्मर के बाद हमने लगा दिया एक डायोड, एक डायोड लगा दिया हमने किसमें, फॉरवर्ड बायसिंग में, और यहां पर दूसरी साइड पे एक भी डायोड नहीं लगाया। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, हमारे पास सिंगल डायोड यूज होता है, सिंगल डायोड, वन डायोड, वन डायोड इज यूज्ड। अब सिंगल डायोड अगर अपन ने यूज किया है तो अपने पास एसी में क्या होता है, पोलैरिटी चेंज होती है ना, एक बार अपने पास आधी ऐसे हुई फिर आधी ऐसे हुई, याद है ना, एसी में पढ़ाया था मैंने, तो आधी ऐसे हुई आधी ऐसे हुई, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब जब क्लॉकवाइज करंट जनरेट होगा तो अपने पास फॉरवर्ड वायर्स है, इतना तो हमारे पास भाई देख शो हो गया। अब जब ये एंटी क्लॉकवाइज गया, एंटी क्लॉकवाइज में हमारे पास यहाँ पे डायोड ही नहीं है, फॉरवर्ड वायरिंग है ही नहीं, क्या होगा, जीरो करंट होगा, जीरो। फिर क्या हुआ, फिर फॉरवर्ड वायर्स हुआ क्लॉकवाइज, फिर शो हुआ, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर नहीं हुआ, है ना। तो इसके अंदर आधी वेव हमारे पास जो ऊपर वाली साइड की है, पॉजिटिव वाली, जो कि यहां पर डायोड के थ्रू करंट पास करा रही है, वो तो हमारे पास शुरू शो होगी, लेकिन हमारे पास जो नीचे वाली है वो शो नहीं होगी। ऐसा होता है यहां पर हमारे पास क्या होता है भाई, जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है ना, इनपुट एसी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास इक्वल होती है आउटपुट डीसी फ्रीक्वेंसी के, आउटपुट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। ठीक है, ये चीज तुम्हें याद रखनी है। ओके, सो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस है, तो हमारे पास आउटपुट सिग्नल ऑब्टेन हो जाता है। लेकिन जब हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल होगी तो डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा हमारे पास, और आउटपुट सिग्नल हमारे पास ऑब्टेन नहीं होगा। ठीक है भाई, अब इसको हाफ वेव रेक्टिफायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हाफ वेव, आधी वेव जो ऊपर वाली है वो रेक्टिफाई होती है सिर्फ। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर हमारे पास सेंटर टैपिंग का एक सिस्टम शो होता है, सेंटर टैपिंग, जो कि ये होती है, ट्रांसफॉर्मर हमने लगाया, इस साइड पे पूरा का पूरा एसी वाला मामला है, एसी सर्किट वाला मामला है, ट्रांसफॉर्मर कनेक्ट कर दिया हमने। अब यहां पर हमने सेंटर टैपिंग कर दिया। अब सेंटर टैपिंग क्या करेगी, सेंटर टैपिंग क्या करेगी, हमारे पास हमने यहां पर दो यूज करे हैं, दो डायोड यूज करे हैं। एक डायोड तो अब देख सिंपली जैसे अपने पास हाफ वेव में होता था वैसा हो जाएगा कि भाई देखो फुल वेव के जो ऊपर वाला पार्ट है वो तो रेक्टिफाई हो गया। अब जैसे ही नीचे वाली साइड पर आएगा तो ये सेंटर टैपिंग हमें मदद करेगी स्विच करने में, साइड स्विच करने में। अब जैसे ही हमारे पास रिवर्स वाली साइड आएगी तो यहां पर क्या होगा, इस साइड से करंट फ्लो नहीं होगा, बल्कि बकाया हमारे पास इस साइड से फ्लो कर देगा। करंट हमारे पास इस साइड से फ्लो करेगा। अब यहां पर भी क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में एक डायोड लगा हुआ है तो यहां पर भी करंट शो करेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, हमारे पास ऊपर वाली साइड भी शो हो रही है, अब नीचे वाली साइड दूसरी पोलैरिटी में है लेकिन तब भी शो होगी और ऊपर ही होगी। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास इस टाइप से पूरी की पूरी जो वेव है, फुल वेव जो है वो रेक्टिफाई हो जाती है। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर में अपने पास क्या हो जाता है, फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे पास जो इनपुट एसी फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे पास ट्वाइस ऑफ आउटपुट डीसी फ्रीक्वेंसी होती है,
आउटपुट फ्रीक्वेंसी के ट्वाइस होती है। ठीक है भाई, ये अपने पास होता है। ओके, सो पॉजिटिव हाफ साइकिल में अपने पास क्या होता है, डायोड 1 जो है, ये डायोड 1 जो है ये वाला, ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस में है, ठीक है, और डायोड 2 हमारे पास रिवर्स बायस में है। और हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल में सेंटर टैपिंग हमें मदद करती है डायोड को रिवर्स करने में। तो डायोड अपने पास D1 जो हो जाता है वो रिवर्स में चले जाता है, और D2 जो होता है हमारे पास फॉरवर्ड में चले जाता है, ताकि जो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज पोलैरिटी के अंदर जब करंट फ्लो करेगा एसी की वजह से, तो हमारे पास फॉरवर्ड में चले जाएगा, ये रिवर्स में चले जाएगा, इसके थ्रू करंट फ्लो होगा, और हमारे पास जो नीचे वाली साइकिल है वो भी हमें शो होगी रेक्टिफाई होके। ठीक है, इस तरीके से भी हम फुल वेव रेक्टिफायर बना सकते हैं, इसके कैपेसिटर की तरीके से भी बना सकते हैं, इस टाइप का सेटअप रहता है, रिजल्ट हमारे पास सेम ऑब्टेन होता है। तो देखो हाफ वेव में क्या हुआ, हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटसाइड रिजल्ट हमारे पास, आउटपुट रिजल्ट कैसा आया, इस टाइप का। फुल वेव रेक्टिफायर में ये अच्छा है, गुड क्वेश्चन, ट्राई करना, मैंने क्लास के अंदर इस टाइप की एक चीज बताई है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, आसानी से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारे पास होमवर्क क्वेश्चन है, हाँ, और ये भी अपने पास कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है होमवर्क का। एक मिनट, अब देखो यहाँ पर ये वोल्टेज गेन की बात करी गई है। गेन जब भी हमारे पास क्वेश्चन में जब भी गेन वर्ड लिखा आएगा ना, हमें क्या करना है, आउटपुट वाली फिजिकल क्वांटिटी अपॉन इनपुट वाली फिजिकल क्वांटिटी, ये करना है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर बोल रखा है, हमने 3 एम्पलीफायर्स लगा दिए हैं सीरीज में। पहले का गेन हमारे पास कितना दे रखा है हमको, पहले का गेन हमको दे रखा है हमारे पास 5 वोल्टेज गेन, पहले का है हमारे पास 5, दूसरे का हमारे पास दे रखा है वोल्टेज गेन 10, तीसरे का दे रखा है हमें 20। ठीक है, ये वोल्टेज गेन अपने को दे रखी है। एक मिनट, आंसर्स में कुछ दिक्कत है, एक मिनट रुको। The first amplifier has voltage gain 5, second has voltage gain of 10, third has voltage gain of 20. If the input signal is 0.1 volts, then find the output AC signal. ओके 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 ओके, ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो यहां पर अपने पास जो गेन है सबका, इनका जो नेट गेन होगा, नेट गेन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, G1 G2 G3 का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो यहां पर 5 आ गया, ये 10 आ गया, ये 20 आ गया, मल्टीप्लीकेशन हो गई, 5 10 जा 50, 50 20 जा 50 इंटू 20 कर देंगे, क्या बन जाएगा अपने पास, 1000 बन जाएगा। तो ये अपने पास नेट गेन आ गया। अब यहाँ पर गेन की जगह पे अपन यहाँ पर क्या डाल देंगे, 1000 डाल देंगे। आउटपुट वोल्टेज अपने को पता नहीं है, वो फाइंड करनी है। इनपुट वोल्टेज हमें पता है कितनी है, 0.1 वोल्ट्स की। अब 0.1 को इधर अगर मैं ले गया तो मेरे पास जो आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 100 वोल्ट्स आ जाएगी। 100 वोल्ट्स ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन। ठीक है, मैं जैसा हमेशा कहता हूँ 2022 और 2023 के जो पेपर बने थे सबसे ज्यादा ट्रिकी बने थे सीवीटी में, 24 और 25 के तो फिर भी टफ, फिर भी आसान पेपर बने हैं। ठीक है, तो ये चीज है भाई। ठीक है, होमवर्क तुम्हारा हमेशा की तरह यही है, नोट्स कंप्लीट करने हैं, डीपीपी करना है बेटा तुमको, रिवीजन करना है, जो होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं वो करना है अंडर 24 आवर्स। ठीक है, बाकी भाई तुम्हारे देवू भैया भूले नहीं थे, तुम्हारे लिए लेकर के आए हैं भाई सारे के सारे डायमेंशनल फॉर्मूला, जो इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला है। पार्ट 1 जो है हमारे पास फिजिक्स का क्लास 12th का, उसी के अंदर से डायमेंशनल फॉर्मूला अगर पेपर में पूछेगा तो उसी में से पूछा जाएगा, क्योंकि उसके बाद के चैप्टर में हमारे पास कुछ ऐसे डायमेंशनल फॉर्मूला अच्छे हैं नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का अपने पास तुम्हें पता ही है, करंट बाय टाइम करके, मतलब करंट इंटू टाइम करके कर लोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का तुमको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पे स्टार लगा रहा हूं, तुम पढ़ लेना एक बार।
पोटेंशियल का इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी का भी इंपॉर्टेंट ही मान लो, नहीं इसका खैर छोड़ो। फ्लक्स का इंपॉर्टेंट है, परमिटिविटी का इंपॉर्टेंट है, और रिलेटिव परमिटिविटी तो अपने पास डायमेंशनलेस होती है। कैपेसिटेंस का इंपॉर्टेंट है, रिएक्टेंस कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस का इंपॉर्टेंट है, डायपोल मोमेंट का इंपॉर्टेंट है, पोलराइजेशन का चलो मान लेते हैं, ठीक है, पढ़ लेना एक बार। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायमेंशनलेस होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूटन में होता है, हो जाएगा। चलो फिर भी एक बार पढ़ लेना, तुम्हें क्या पता 11th तुम्हारी कच्ची हो। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी, इन तीनों का बस एक बार देख लेना, रीड कर लेना एक बार बस, बाकी एज सच कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी का इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टिविटी का इंपॉर्टेंट है, कंडक्टेंस, करंट डेंसिटी का इंपॉर्टेंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो वेलोसिटी का ही आ जाएगा, मोबिलिटी भी, मोबिलिटी का इंपॉर्टेंट है, और ईएमएफ अपने पास वोल्टेज हो जाएगी, और इलेक्ट्रिकल पावर, पावर का इंपॉर्टेंट है, एनर्जी का जूल्स के साथ हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट देखो यार यहाँ पर केल्विन इनवर्स के अंदर होता है, केल्विन होता है उसका यूनिट, 1/केल्विन होता है केल्विन इनवर्स। अब केल्विन के लिए जो डायमेंशन होता है वो थीटा भी हो सकता है और के भी हो सकता है, तो अगर ऑप्शन में के भी आए ना तो भी उसको गलत मत मानना, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है, क्लियर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर में, तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी डायमेंशनलेस होती है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ओहो हो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी, ठीक है, जो कि डायमेंशनलेस होती है, लेकिन पता होनी चाहिए ये बात, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। इंडक्टेंस का देख लेना, म्यूचुअल इंडक्टेंस का देख लेना, सेल्फ इंडक्टेंस का सेम ही होगा, ऑफ कोर्स म्यूचुअल इंडक्टेंस सबका सेम ही होगा, इंडक्टेंस के साथ ही है। रिएक्टेंस का हमारे पास ओम के अंदर होता है, तो रेजिस्टेंस वाला ही आ जाएगा। आरएमएस करंट, वोल्टेज सबका सेम ही है, और ये पता होना चाहिए क्वालिटी फैक्टर और पावर फैक्टर जो होते हैं अपने पास डायमेंशनलेस होते हैं, ठीक है। बाकी इसके अंदर तो सारे ऐसे हलवे हलवे से ही हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर भाई ये जो आखिरी क्लास थी हमारी इस बैच की वो भी समाप्त होती है। बेटा देखो एक चीज ला जाते जाते बोलूंगा, एक पेपर तुम्हारी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता। और देखो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जैसे मेरे अभी एक कजिन ने जेई का अटेम्प्ट दिया था लास्ट ईयर, 2 साल उसने 11th-12th में प्रिपेयर किया, अच्छे इंस्टीट्यूट से प्रिपेयर किया, बहुत पैसा लगाया, ठीक है, अच्छे इंस्टीट्यूट किया, पीडब्ल्यू से किया था, ऑफलाइन से उसने प्रिपेयर किया था, बढ़िया मेहनत करी उसने, टीचर्स ने, उसका स्कोर भी अच्छा आता था, जो टेस्ट वगैरह होते थे, उसका क्लियर नहीं हुआ पेपर, ठीक है। उसके बाद उसने ड्रॉप लिया, ठीक है, फिर से इस बार भी उसका अच्छा नहीं गया जेई का एग्जाम, अब वो सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। तो उसने एज एन ऑप्शन रख रखा था इस चीज, ठीक है। तुम चाहे एज एन ऑप्शन रखो, चाहे इसको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, एक चीज को हमेशा ध्यान रखना, ब्रेक लेना फेलियर नहीं होता। उसने अगर ब्रेक लिया 1 साल का, वो फेल नहीं हो गया, इसका मतलब ये नहीं है, हो सकता है वो सीयूईटी अच्छा करके कोई बढ़िया डीयू का कॉलेज लेकर के बढ़िया कर जाए, हो सकता है वो फिर से एक और साल ड्रॉप ले ले जेई के लिए, किसको पता है, क्या पता है कि किस्मत कब पलट जाए। रिस्क लेने से कभी जिंदगी में डरना मत, ठीक है। पेपर जैसा भी आए मेरे से जरूर अपने मार्क्स शेयर करना पेपर के बाद कि तुमने कितना कितना स्कोर किया, कैसा रहा तुम्हारे पास जब भी रिजल्ट आएगा, ठीक है। लेट्स स्टे कनेक्टेड। बाकी मैं एक ही बात कहूंगा, लाइफ में जब भी आगे जो भी करो, कुछ भी करो, कितना भी मार्क्स आए, कितने भी डिमोटिवेटेड रहो, कभी भी अपने अंदर के कलाकार को मरने मत देना। मेरा जब भी कोई बैच खत्म होता है मैं हमेशा बच्चों को यही कहता हूँ, कभी भी अपने अंदर के कलाकार को मरने मत देना। मुझे भी साइंस अपनी मर्जी से नहीं लेनी थी लाइफ में, अगर अपनी एक बात बताऊं तो मुझे भी साइंस दिलवाई गई थी पेरेंटल प्रेशर के चक्कर में, बट मेरे को लगता है वो जो हुआ मेरे साथ वो अच्छा हुआ। उस साइंस के चक्कर में एक ऐसे कॉलेज में पहुंचा जहां पर मेरे को इतना एक्सपोजर मिला, इतना एक्सपोजर मिला, मैं इतने लोगों से मिला, उन लोगों ने मुझे इतना कुछ सिखाया मेरी लाइफ में, मैं ड्रामेटिक्स की फील्ड में इतना आगे निकला। मेरे को एक एक्टर बनने का बहुत ज्यादा शौक था, एक्टिंग का मेरे को 8-9 साल से एक्टिंग का शौक है ना। तो उस चीज की वजह से मैं मतलब आज भी थोड़ी बहुत एक्टिंग करता रहता हूँ, स्टेज प्लेज वगैरह, स्ट्रीट प्लेज वगैरह करता रहता हूँ, पसंद है एक्टिंग करना, ठीक है। तो अपने अंदर के कलाकार को मरने मत देना। बाकी जॉब हर किसी को करनी होती है, काम हर किसी को करना होता है, बिजनेस हर किसी को, मतलब बिजनेस हो गया, जॉब हो गया, काम हो गया, जो भी हो गया वो करना होता है। पैसे के साथ, पैसे के बिना जिंदगी नहीं चलेगी। बाकी अपने अंदर के कलाकार को मरने मत देना, क्योंकि कला ही एक ऐसी चीज होती है जो तुम्हें खुश रखती है अंदर से, ठीक है यार। बाकी एंड ऑफ दिस बैच, मिलते हैं तुम लोगों से फिर कभी, जरूर मेरे को हो सकता है कि मुलाकात हो तुम लोगों से।
लेट्स स्टे कनेक्टेड ऑन इंस्टा, ठीक है, इंस्टा पे कनेक्टेड रहेंगे, मेरे से अपने मार्क्स शेयर जरूर करना, बताना, और एक बार अगर मजा आया हो इस पूरे बैच में, इस पूरी जर्नी में मेरे साथ, तो एक बार हरे दिल जरूर छापना यार, ठीक है। अभी तुम कच्चे घड़े हो, तुम्हारा पकना अभी शुरू हुआ है, ठीक है। चलो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आखिरी बार देवू भैया का डायलॉग सुन लो, अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना, अपने दिलो दिमाग को सदा खुली किताब रखना। बाय बाय।